रीबर्थ ऑफ माई लिटिल किंग एपिसोड 5। श्रेष्ठ ने जब वो लोकेशन देखी उसकी भौहें तन गई और वो खुद से ही बोला, ओह ये लोकेशन तो ओल्ड स्टील फैक्ट्री का दिखा रहा है। श्रेष्ठ ने उसके ड्राइवर की तरफ देखा और अपनी प्लेन आवाज में उससे बोला, सुरेश, ओल्ड स्टील फैक्ट्री चलो फास्ट। श्रेष्ठ का ऑर्डर मिलते ही सुरेश ने अपना सिर हिलाया और वो ओल्ड स्टील फैक्ट्री के लिए निकल गए। कुछ देर बाद श्रेष्ठ उस लोकेशन पर पहुंचा और उसने अपनी गन निकाली जो हमेशा उसके पास होती थी और जो अभी फुल्ली लोडेड थी। श्रेष्ठ ने एक नजर उस फैक्ट्री की तरफ देखा जो अभी किसी खंडर की तरह लग रही थी। फिर धीरे धीरे करके वो अंदर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो अंदर आया उसके कानों पर किसी की आवाज पड़ी, यार ये मैडम हमको यहाँ फंसाकर खुद पता नहीं कहाँ चली गई। जैसे ही उसने वो आवाज सुनी श्रेष्ठ अलर्ट हो गया और वहां पिल्लर के पीछे छिप गया। वहां अभी दो आदमी खड़े थे जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी अपने साथी की बात सुनकर उसका दूसरा साथी बोला, अरे तुझे पता नहीं क्या, वो तो इंडिया से बाहर चली गई। जैसे ही श्रेष्ठ ने उसकी बात सुनी उसकी आंखें छोटी हो गई और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा। श्रेष्ठ ने गुस्से की वजह से अपनी मुठ्ठियां बांध ली, पर उसकी आंखें अभी खून से भी ज्यादा लाल हो चुकी थी। जहां श्रेष्ठ अभी उसके काबू से बाहर जा रहा था, वही पहले वाले ने अपने साथी से पूछा, पर क्यों, 4 घंटे पहले तो वो यही थी। इस पर वो दूसरा उसके सवाल का जवाब देते हुए बोला, हाँ मैंने तभी उनकी बात सुनी थी जो वो फोन पर बोल रही थी। उन्होंने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर जाएगी क्योंकि उन्हें श्रेष्ठ अग्निवंशी के हाथों नहीं लगना। जैसे ही श्रेष्ठ ने उनके मुंह से अपना नाम सुना उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आई और वो खुद भी उस पिल्लर के पीछे से उन दोनों के आगे आते हुए बोला, ओह मतलब वो मुझसे बचकर भाग गई। जैसे ही उन दोनों ने श्रेष्ठ को वहां देखा उनके तो जैसे तोते ही उड़ गए। दूसरा आदमी अपनी डरी हुई आवाज में श्रेष्ठ से बोला, श्रेष्ठ अग्निवंशी _ श्रेष्ठ किसी भूखे शेर की तरह धीरे धीरे उनकी तरफ आया और अपनी प्लेन आवाज में उनसे बोला, हाँ मैं ही हूं। वैसे वो तो भाग गई पर तुम दोनों को मुझसे कौन बचाएगा। तभी वो पहला आदमी श्रेष्ठ के आगे बहादुर बनने की कोशिश करते हुए उससे बोला, बचाएगा तो तब जब तुम खुद यहां से जिंदा बचकर जाओगे। ये सुनते ही श्रेष्ठ हंसने लगा और उन दोनों की तरफ देखकर बोला, लेट्स सी कि कौन बचता है और कौन नहीं। इसी के साथ श्रेष्ठ अकेले ही उन दोनों से लड़ने लगा और उन दोनों को कुत्तों की तरह पिटने लगा। श्रेष्ठ के अंदर जितना भी गुस्सा, जितनी भी नफरत भरी थी, उसने वो सब कुछ उन दोनों पर उतार दिया और उनको बेहाल होने तक मारता रहा। एक तो पहले ही खून से लथपथ होकर पड़ा था, तभी श्रेष्ठ ने दूसरे का कॉलर पकड़ा जो खुद अधमरा हो चुका था। श्रेष्ठ उसको उसके कॉलर से पकड़कर थोड़ा अपनी तरफ खींचते हुए अपनी ऊंची आवाज में बोला, अब बोल कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। वो दोनों अभी उसके आगे खड़े भी नहीं रह सकते थे, उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी। तभी वो अपनी डरी हुई आवाज में ही श्रेष्ठ से बोला, अंडर्स अंदर वाले रूम में है, प्लीज हमें छोड़ दो अंडर्स को। श्रेष्ठ उस जमीन पर फेंकते हुए अपनी शैतानी स्माइल के साथ बोला, इतने जल्दी नहीं। इसी के साथ श्रेष्ठ ने उसकी गन निकाली और अगले ही पल उन दोनों को वहीं ढेर कर दिया। श्रेष्ठ ने एक बार उन दोनों की बेजान बॉडी की तरफ देखा और फिर अंदर की तरफ चला गया, जहां उसे उसके पेरेंट्स चेयर पर हल्के से बंधे मिले और दोनों को भी नींद का इंजेक्शन दिया गया था, जिस वजह से उन्हें होश नहीं था कि वो कहाँ है और उनके साथ क्या हुआ है। श्रेष्ठ ने जब उन दोनों को वैसे बेहोश देखा वो बुरी तरह से घबरा गया और फिर अनिका जी के गालों पर थपथपाते हुए बोला, मॉम प्लीज आंखें खोलिए। अनिका जी के बाद वो अपने डैड को उठाने की कोशिश करते हुए बोला, डैड क्या हुआ है आपको, उठिए। श्रेष्ठ उन दोनों को उठाने की कोशिश कर रहा था पर वो दोनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसे देखकर श्रेष्ठ अभी घबरा गया था। श्रेष्ठ ने अपने सिर पर हाथ रखा और अपनी डरी हुई आवाज में खुद से ही बोला, गॉड अब मैं इनको कैसे उठाऊं। तभी उसकी नजर वहां रखी पानी की बोतल पर पड़ी जो भरी हुई थी। श्रेष्ठ ने झट से वो बोतल वहां से उठाई जिसमें पानी था। श्रेष्ठ ने पहले सूंघ कर चेक किया कि वो पानी ही है या कुछ और। जब उसे ये कंफर्म हुआ कि वो पानी ही है, तब उसने उस पानी से कुछ छींटे अपने पेरेंट्स के चेहरे पर मारे। दक्ष जी और अनिका जी को लगाए हुए नींद के इंजेक्शन का असर शायद अभी उतर गया था, जिस वजह से जब श्रेष्ठ ने उनके चेहरे पर पानी की छींटे मारे तब उनकी बंद आंखों की पलकें मूव हुई, जिसे देखकर श्रेष्ठ ने फिर से उसकी आंखों पर कुछ छींटे मारी। अगले ही पल उन दोनों ने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली। उन दोनों को उठते हुए देखकर श्रेष्ठ ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और उनसे पूछा, मॉम डैड आप दोनों ठीक तो हो ना।
तभी दक्ष जी अपने सिर को पकड़कर इधर उधर देखते हुए बोले, हाँ हम ठीक हैं, पर ये हम कहाँ हैं? अब अनिका जी भी अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देते हुए बोली, हाँ जितना मुझे याद है हम दोनों मंदिर में थे और फिर अचानक से मेरे गले में कुछ चुभा और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। जैसे ही दक्ष जी ने अनिका जी की बात सुनी, वो अपना सिर हिलाते हुए बोले, मेरे साथ भी यही हुआ अनु, पर हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? श्रेष्ठ अब तक अपने पेरेंट्स की बातें सुन रहा था, पर जब उसने अपने डैड का सवाल सुना, वो उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उनसे बोला, मैं आप दोनों को सब कुछ बताता हूँ, पर सबसे पहले आप दोनों यहाँ से चलिए। दक्ष जी ने अपना सिर हिलाया और बोले, हाँ। तभी वो दोनों उनके पैरों पर खड़े हुए, पर उस इंजेक्शन का असर अभी भी हल्का सा था, जिस वजह से अनिका जी के सिर में थोड़ा दर्द हुआ और उनके मुंह से आवाज निकली, आह अंडरस्को। अनिका जी थोड़ा लड़खड़ाई, पर श्रेष्ठ ने अपनी मॉम को पकड़ लिया और फिर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, मॉम संभाल के, आप ठीक हो? इस पर अनिका जी श्रेष्ठ के एक गाल पर अपना हाथ रखते हुए अपनी धीमी आवाज में बोली, हाँ बेटा, मेरे सिर अचानक से भारी लग रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, चलो। श्रेष्ठ ने अनिका जी का हाथ पकड़ा और उनकी तरफ देखकर उन्हें शॉप देते हुए बोला, हाँ चलिए, क्योंकि हमें यहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाना है, वहां नित्या और नीरव आपका वेट कर रहे हैं। जैसे ही उन दोनों ने श्रेष्ठ की बात सुनी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अनिका जी की आंखों में नमी तैर गई और उन्होंने अपनी रुआसी आवाज में श्रेष्ठ से पूछा, क्या कहा तुमने नीरव? उसे होश आ गया? अब श्रेष्ठ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और वो अपनी मॉम के आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ मॉम, नीरव को होश आया और उसे आप दोनों से मिलना है और साथ ही मुझे आप दोनों को एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताना है, जिसे सुनने के बाद आप दोनों भी उतने ही शॉक्ड होंगे जितना मैं हुआ हूं। अब उन दोनों को थोड़ी कंफ्यूजन हुई और दक्ष जी ने अलर्ट होते हुए पूछा, कैसा सीक्रेट बेटा? श्रेष्ठ अपने डैड को समझाते हुए बोला, ये आपको मैं बताऊंगा, पर पहले यहां से निकलते हैं डैड, ये जगह ठीक नहीं है, चलिए। हॉस्पिटल में नित्या अभी भी सोफे पर बैठी थी और अपने फोन में कुछ देख रही थी। वो बार बार अपनी चोर नजरों से नीरव की तरफ भी देख रही थी और नीरव ये बात जानता था। तभी नीरव नित्या का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, नित्या। जैसे ही उसने नीरव की आवाज सुनी, उसने झट से अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया और अपनी प्यारी सी आंखों से नीरव की तरफ देखते हुए बोली, हाँ। नीरव बिना बात घुमाए सीधे पॉइंट पर आते हुए बोला, क्या तुमने मुझे माफ किया? मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैं उसके लिए शायद सजा डिजर्व करता हूं और तुम मुझे जो भी सजा दोगी वो मुझे मंजूर होगी। जब नित्या ने नीरव की ये बात सुनी, वो कुछ पलों तक बिना अपनी पलकें झपकाए उसकी तरफ ही देखती रही। फिर वो अपनी नॉर्मल आवाज में नीरव की आंखों में देखकर बिना डरे बोली, मेरी तुमसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है नीरव, पर जो कुछ भी तुमने मेरे साथ शादी वाले दिन किया, उससे मुझे हर्ट हुआ, पर अब लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब अच्छा ही हुआ। ये सुनकर नीरव कंफ्यूज हुआ और उसने नित्या से पूछा, मतलब? इस पर नित्या अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ नीरव से बोली, मतलब यही कि अगर तुम मुझसे शादी के लिए मना नहीं करते तो मुझे श्रेष्ठ जैसे एक आइडियल हस्बैंड नहीं मिलते, जो एकदम परफेक्ट है। जब नीरव ने नित्या की बात सुनी, उसके होठों पर भी स्माइल आई और वो बोला, वैसे तुम्हारी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। भाई हर एक काम में परफेक्ट है और इसीलिए मॉम डैड हमेशा उन पर प्राउड फील करते हैं। अचानक से उसका मुंह बन गया और वो बच्चों की तरह अपना मुंह फुलाते हुए बोला, उनकी सिर्फ एक ही औलाद निकम्मी है और वो मैं हूँ। जैसे ही नित्या ने नीरव की ये बात सुनी, वो झट से अपनी जगह पर से उठकर नीरव की तरफ आई और उसके बेड के पास रखे हुए चेयर पर बैठते हुए बोली, अरे नहीं, किसने कहा कि तुम निकम्मे हो? हाँ तुम उनकी तरह नहीं हो, पर तुम भी एक बेस्ट पसंद बन सकते हो नीरव। तभी नित्या के दिमाग में कुछ आया और वो बोली, अच्छा चलो, तुम्हें मेरी तरफ से सजा चाहिए ना? अब तो नीरव ने भी तुरंत अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर नित्या आगे बोली, तो तुम्हारी यही सजा होगी कि अब से तुम भी कोई गलत काम नहीं करोगे, कॉलेज में स्टूडेंट्स को बुली नहीं करोगे और किसी का फायदा नहीं उठाओगे। इस पर नीरव नित्या को अपनी छोटी सी स्माइल देकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, आपके लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ लिटिल बिन। नित्या ने जब फिर से नीरव के मुंह से लिटिल बिन सुना, वो पूरी तरह से कंफ्यूज हुई, क्योंकि ये तीसरी बार था। अब नित्या ने भी नीरव से पूछा, तुम मुझे लिटिल बिन क्यों बुला रहे हो? वैसे नीरव का बहुत मन था नित्या को पूरी सच्चाई बताने का, पर जब तक श्रेष्ठ की परमिशन नहीं मिलती, वो उसे कुछ भी नहीं बता सकता था।
नीरव उस बात को टालते हुए नित्या से बोला, ओम, ऐसे ही क्योंकि तुम छोटी सी जो हो। अब नित्या ने अपना क्यूट सा पाउट बनाया और उसे घूरते हुए बोली, अरे अब मेरी हाइट ऐसी है तो मैं क्या करूं? अब अगर तुमने मुझे चिढ़ाया तो मैं श्रेष्ठ से बोल दूंगी या फिर खुद तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगी। उसे ऐसे देखकर नीरव उसके आगे सरेंडर करते हुए बोला, सॉरी बाबा, गलती हो गई। उसकी बात, उसके मुंह से सॉरी सुनकर नित्या को जैसे शॉक लगा और वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, वाह नीरव अग्निवंशी, और सॉरी, ये तो इम्पॉसिबल ही था जो आज पॉसिबल हुआ है। अभी श्रेष्ठ उसके पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल में नीरव के रूम में मौजूद था और उन दोनों भाइयों को छोड़कर उन तीनों, श्रेष्ठ के पेरेंट्स और नित्या के चेहरे पर एकदम ब्लैंक फेस एक्सप्रेशन थे। उन तीनों को, स्पेशली नित्या को, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और कैसे रिएक्ट करे। श्रेष्ठ ने जब नित्या की असली पहचान उसे बताई, वो पूरी तरह से शॉक्ड हुई और यही हालत उन दोनों हस्बैंड वाइफ की भी थी। उन्हें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बच्ची को ढूंढने के लिए उन लोगों ने कई सालों तक जमीन आसमान एक कर दिए थे, आज वही लड़की उसके सामने खड़ी थी और वो भी उनकी बड़ी बहू के रूप में। वैसे जब नित्या उसकी रियल मम्मा के पेट में थी, तभी घर के बड़े बुजुर्गों ने सबकी सहमति से ये फैसला लिया था कि अगर जाह्नवी जी, नित्या की रियल मम्मा और अनिका जी की छोटी भाभी, को बेटी हुई तो उसकी शादी श्रेष्ठ से होगी। अब ये हो चुका था। नित्या श्रेष्ठ की वाइफ तो बन चुकी थी, पर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि श्रेष्ठ के साथ जिसकी शादी हुई है वो उनकी ही खोई हुई बच्ची है। अनिका जी ने एक नज़र नित्या की तरफ देखा, जो अभी सोफे पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह तो रहे थे पर वो रो नहीं रही थी। वो अभी अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उस बेचारी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए ये सब कुछ एक सपने की तरह था। आज तक उसने जिन हैवानों को अपना पेरेंट्स माना, वो उसके पेरेंट्स थे ही नहीं। वो तो उसे सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज कर रहे थे और नित्या को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। उसे तो अभी उसकी किस्मत पर रोना आ रहा था, पर उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। इसके अलावा उसके मुंह से अभी एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। अनिका जी नित्या की तरफ आई और उसके पास बैठकर अपनी नमी भरी आंखों से उसे देखकर बोली, न अंडस्को नित्या, ये मेरे आयुष भाई और जाह्नवी भाभी की बेटी है। इस पर नीरव भी अपना सिर हाँ में हिलाकर अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ मॉम, ये मेरा लिटिल बिन ही है। अनिका जी ने भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और नित्या को अपने सीने से लगाते हुए बोली, सच में भगवान जी के खेल भी निराले हैं, देखो उन्होंने इतने सालों बाद हमें हमारी बच्ची लौटा दी। नित्या ने भी अनिका जी के सीने में अपना चेहरा छिपाया और रोते हुए बोली, जिनको मैं अब तक अपना पेरेंट्स समझते आ रही थी वो मेरे असली पेरेंट्स ही नहीं है। ओ अंडस्को, उन लोगों ने मुझे मेरी फैमिली से दूर किया, पर क्यों? अब नित्या की आंखों में सवाल थे जिसके जवाब उसे जानने थे, पर नित्या के सवालों के जवाब श्रेष्ठ को भी ठीक से पता नहीं था। नित्या को रोता हुआ देखकर वो नित्या के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, उस देव माथुर को आयुष मामू से उनका बदला लेना था जिस वजह से उसने इतनी गिरी हुई हरकत की। अब नित्या भी श्रेष्ठ की बात सुनकर आगे बोली, इसीलिए जब भी वो दोनों मुझे टॉर्चर करते थे, मेरी हालत देखकर उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आते थे, क्योंकि जो अपने ही नहीं सिर्फ दुश्मन हैं उनसे हमदर्दी की उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। वही अनिका जी अपनी आस भरी नजरों से नित्या की तरफ देखने लगी और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरी बच्ची है, मेरे भाई का अंश। जहां अनिका जी और नित्या पूरी तरह से इमोशनल हो चुके थे, वही नीरव अनिका जी की तरफ देखकर बोला, मॉम, हम शेखावत फैमिली को नित्या के बारे में बताएं। जैसे ही नित्या ने शेखावत फैमिली का नाम सुना, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि कल तक वो शेखावत फैमिली को सिर्फ एक हाई प्रोफाइल फैमिली और खासकर श्रेष्ठ के ननिहाल वाली फैमिली के तौर पर ही जानती थी, पर उस बेचारी को ये कहाँ पता था कि उस फैमिली से उसका बहुत गहरा रिश्ता है। अगर अग्निवंशी फैमिली खतरनाक थी तो शेखावत भी कुछ कम नहीं थे। इन दोनों फैमिलीज के आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। उस पर शेखावत फैमिली की अभी की जनरेशन काफी खतरनाक थी। करण शेखावत का बड़ा बेटा, मतलब नित्या के बड़े पापा का बड़ा बेटा संकल्प शेखावत, ताकत और डोमिनेंस में श्रेष्ठ को टक्कर देता है। करण शेखावत को दो बेटे हैं, संकल्प और रियान। जहां संकल्प अपने डैड और चाचू को बिजनेस में हेल्प करता था, वही रियान नीरव की तरह कॉलेज स्टूडेंट होकर उसी कॉलेज में था जहां नित्या थी, पर कभी उन लोगों की मुलाकात नहीं हुई। वैसे इसके पीछे भी कुछ रीजन है जो वक्त के साथ आगे आएगा। वही नित्या के पापा आयुष शेखावत को नित्या से पहले एक बेटा है।
आर्य शेखावत जो नित्या से काफी बड़ा है और अभी अपने बड़े भाई संकल्प के साथ बिजनेस हैंडल करता है। अब आगे जब श्रेष्ठ ने नीरव की बात सुनी वो अपना सिर नामे हिलाकर उससे बोला, नहीं नीरव अभी नहीं। वो लोग 1 महीने के लिए काशी गए हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसे में हम उन्हें डिस्टर्ब करें। दक्ष जी भी अपने बड़े बेटे की बातों से सहमत होकर अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ और अभी सिर्फ 1 ही हफ्ता है उनके आने में, फिर उन्हें ये सच पता चल जाएगा। नीरव ने उन दोनों की बातें सुनी और उसे समझकर अपना सिर हाँ में भी हिलाया। तभी उसकी नज़र नित्या पर पड़ी और वो अनिका जी की तरफ देखने के बाद उनसे बोला, मॉम आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ जानने के बाद मामू मामी और बाकी सबका रिएक्शन क्या होगा और क्या वो सब नित्या को एक्सेप्ट करेंगे? उसका सवाल सुनकर नित्या को अभी घबराहट होने लगी थी। उसके दिल में डर बैठ गया था कि अगर उन लोगों ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो। नित्या को बचपन में पेरेंट्स तो मिले पर वो झूठे, लालची और सबसे बुरे थे, जिन्होंने उसे सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज किया। अब उसके दिल में एक आस थी कि अब तो उसे उसके असली पेरेंट्स मिलेंगे, पर वो कहीं ना कहीं ये भी जानती थी कि उन्हें नित्या को एक्सेप्ट करने में काफी मुश्किल होगी। अब तो नित्या भी अनिका जी की तरफ देखने लगी, क्योंकि वो भी शेखावत खानदान की ही बेटी थी और अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से वही जानती थी। नीरव का सवाल सुनकर अनिका जी खुद सोच में पड़ गई और तब उन्होंने नित्या की तरफ देखा। उन्हें नित्या के मासूम आंखों में एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिख रही थी, जिसे अनिका जी तोड़ना नहीं चाहती थी, पर वो उसे कोई झूठी उम्मीद भी तो नहीं दे सकती थी, क्योंकि इससे नित्या को और भी ज्यादा तकलीफ होती। अनिका जी ने एक गहरी सांस भरी और फिर नीरव की तरफ देखकर बोली, ये तो मैं भी नहीं जानती नीरव, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारे मामू कैसे हैं। अब नीरव भी थोड़ा परेशान होते हुए बोला, पर वो और सब नित्या को ढूंढ ही रहे हैं और जब उनको इसके बारे में पता चलेगा तो क्या वो इसे अपनाएंगे भी नहीं? जब श्रेष्ठ ने नीरव को ऐसे परेशान होते हुए देखा, वो नीरव को शांत करते हुए बोला, नीरव शांत हो जा, तू अभी अभी उठा है और ऐसे में इतना स्ट्रेस तेरे लिए ठीक नहीं है। नीरव ने श्रेष्ठ की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो श्रेष्ठ से आगे बोला, भाई आप जानते हो कि मैं इससे कितना क्लोज था जब ये जाह्नवी मामी के पेट में थी। पहले मुझे नहीं पता था कि ये मेरी लिटिल बिन है, पर अब सच जानने के बाद अगर किसी ने इसके साथ बुरा किया तो आई विल नॉट लिव देम। उसकी बातों से उसकी पजेसिवनेस साफ झलक रही थी, जिसे देखकर जहां वो तीनों खुश थे तो वहीं नित्या बस नीरव की तरफ ही देख रही थी। तभी श्रेष्ठ नीरव को चिढ़ाते हुए अनिका जी से बोला, मॉम देख रहे हो आप, इतने साल हो गए पर इसके लिटिल बिन के लिए इसकी पजेसिवनेस जैसी की वैसी ही है। अपने बड़े भाई की बात सुनकर नीरव बस उसकी तरफ देखने लगा। तभी श्रेष्ठ की नजर नित्या पर पड़ी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके आंसू देखकर श्रेष्ठ उसके आंसू पोंछते हुए अपनी सीरियस आवाज में बोला, तुम तभी तो बहुत शेरनी की तरह बहादुर बन रही थी ना, तो अब भीगी बिल्ली क्यों बनी हो और ये इतने मोटे मोटे आंसू तुम्हारी आंखों में क्यों हैं? नित्या ने बस अपना सिर नीचे झुकाया, जिसे देखकर श्रेष्ठ ने उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसे ऊपर की तरफ उठाया। अभी उन दोनों की आंखें एक दूसरे से लॉक हो गई और कुछ पलों बाद श्रेष्ठ ने अपने होंठ नित्या के माथे पर रखे, जिसे महसूस करते ही नित्या ने अपनी आंखें बंद की और श्रेष्ठ के होठों को अपने माथे पर पूरी तरह से फील करने लगी। कुछ पलों बाद श्रेष्ठ नित्या की आंखों में देखकर उससे बोला, मेरी शेरनी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते और मैं जानता हूं कि तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है। श्रेष्ठ का ये रूप देखकर उसके पेरेंट्स और नीरव के होठों पर छोटी सी स्माइल आई। वही श्रेष्ठ नित्या को समझाते हुए आगे बोला, तुम बिल्कुल भी डरो मत नित्या, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हमारा साथ सिर्फ इन 7 जन्मों तक का नहीं है, ये जन्मों जन्मों तक का है। तुम मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो नित्या, एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। श्रेष्ठ की बातों ने नित्या का जैसे दिल ही जीत लिया और उसके दिल में जो भी डर बैठा था वो पूरी तरह से गायब हो गया। अगले ही पल नित्या ने श्रेष्ठ को हग किया और बोली, आई लव यू श्रेष्ठ। नित्या का लव कन्फेशन सुनकर श्रेष्ठ के होठों पर स्माइल आई और वो नित्या को अपनी बाहों में पूरी तरह से कैद करते हुए बोला, आई लव यू टू मिसेज नित्या श्रेष्ठ अग्निवंशी। उनकी बात कम कन्फेशन के बाद नीरव सिटियां मारने लगा और श्रेष्ठ के पेरेंट्स उनके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। उनकी खुशी उनकी आंखों में झलक रही थी। तभी दक्ष जी उन दोनों लव बर्ड्स को उनकी दुनिया से बाहर लाते हुए बोले, टाइम अप बच्चों, वो क्या है ना कि हम घर में नहीं हैं और तुम दोनों भी अपने रूम में नहीं हो। ये हॉस्पिटल का रूम है जहां कई लोगों का आना जाना होता है और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम दोनों को ऐसे देखे और फिर तुम्हारे इस प्यार भरे रिश्ते को नजर लगाए।
अब अनिका जी भी अपने पति की बातों से पूरी तरह से सहमत होते हुए बोली, मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं दक्ष। नीरव श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी सीरियस और गुस्से भरी आवाज में बोला, भाई, वैसे उन तीनों का क्या सोचा है आपने? तारिका को तो हम देख ही लेंगे पर वो दोनों भी बचने नहीं चाहिए। उन तीनों का जिक्र सुनते ही नित्या की पकड़ श्रेष्ठ पर मजबूत हुई, जो श्रेष्ठ महसूस कर पा रहा था। वही अनिका जी अपने छोटे बेटे की बातों से सहमत होकर बोली, नीरव बिल्कुल ठीक कह रहा है श्रेष्ठ। उन दोनों की वजह से मेरी बच्ची को ना जाने क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा, यहां तक कि वो आदमी अंडस को। अनिका जी एकदम से चुप हो गई, पर जब नित्या ने अनिका जी की बात सुनी उसे अपने आप ही वो सब याद आने लगा, जिस वजह से एक पल के लिए उसकी रूह कांप गई और उसने झट से श्रेष्ठ के सीने में अपने चेहरे को छिपा दिया। श्रेष्ठ की बाहों में नित्या को काफी सेफ फील होता था, एक सुकून मिलता था, जिस वजह से वो श्रेष्ठ की बाहों में सिमट सी गई। अभी नित्या श्रेष्ठ की बाहों में सिमटी हुई थी और श्रेष्ठ अपनी उंगलियों से नित्या के बालों को सहला रहा था। तभी अनिका जी नित्या की तरफ देखकर अपनी डर भरी आवाज में बोली, वो तो भगवान जी की कृपा बनी थी इस पर जो वो आदमी कभी अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ। उनकी बात सुनकर श्रेष्ठ की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो अपने दांत पीसकर बोला, मॉम, आप चिंता मत करो, बस एक बार वो मेरे हाथ लगे, फिर मैं उसको ऐसी सजा दूंगा जो उसने कभी अपने बुरे से बुरे ख्वाब में भी सोची नहीं होगी। तभी नित्या ने श्रेष्ठ की तरफ देखा और अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, श्रेष्ठ, अगर वो फिर से आ गए और उन्होंने मुझे आप लोगों से दूर कर दिया तो? इससे पहले श्रेष्ठ कुछ बोलता, नीरव नित्या की तरफ देखकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता और आपको हम लोगों से दूर करे इतनी ताकत किसी में भी नहीं है लिटिल बिन। नीरव ने श्रेष्ठ की तरफ देखा और उससे पूछा, क्यों भाई, अब इसकी जिम्मेदारी हमारी है ना? नीरव की बात सुनकर श्रेष्ठ ने एक नजर नित्या की तरफ देखा जिसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। श्रेष्ठ नित्या की आंखों में झलकते उस डर की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, नहीं। श्रेष्ठ के मुंह से निकले उस एक शब्द ने सबकी नजरें बस उसी की तरफ मोड़ दी और वो सब श्रेष्ठ को ही देखने लगे। श्रेष्ठ को ना बोलता देख नित्या की आंखों में अचानक से आंसू आए, पर तभी उसने श्रेष्ठ की बात सुनी, ये खुद अपने आप को संभाल सकती है और मुझे मेरी नित्या पर पूरा भरोसा है। श्रेष्ठ की इस बात ने नित्या की आंखों में एक नई उम्मीद, एक नई आस बना दी, तो वही वो तीनों भी अब अपनी उम्मीद भरी नजरों से श्रेष्ठ को ही देख रहे थे। श्रेष्ठ ने नित्या के गालों को अपने हाथों में पकड़ा और बिना अपनी नजरें नित्या के ऊपर से हटाए बोला, ये बिल्कुल भी वीक नहीं है, जो किसी से डरकर कोने में बैठकर रोती रहेगी। उन तीनों ने भी अपना सिर हिलाया। वही श्रेष्ठ सीधे नित्या की आंखों में देखकर उससे बोला, नित्या, अगर तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो हम हमेशा उसके लिए तैयार रहेंगे, पर तुम ये सोचकर पीछे नहीं हटोगी कि तुम कुछ भी हैंडल नहीं कर सकती। अब नित्या बहुत ध्यान से श्रेष्ठ की बात सुन रही थी, उसके एक एक शब्द को अपने दिमाग में बिठा रही थी। श्रेष्ठ के एक्सप्रेशन अभी बदल गए और वो अपनी सीरियस आवाज में नित्या से बोला, तुम सब कुछ कर सकती हो, जैसे तभी तुमने उस नर्स को सबक सिखाया वैसे तुम बाकियों को भी सिखा सकती हो जो भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे। श्रेष्ठ अपनी सर्द और प्लेन आवाज में बोला, तुम सिर्फ उनसे अपना हिसाब क्लियर रखना, बाकी सब संभालने के लिए मैं हूं ना अंडरस्को। नीरव श्रेष्ठ की बात को बीच में ही रोकते हुए नित्या से बोला, और मैं भी। नीरव की बात सुनकर श्रेष्ठ अपनी आंखों को रोल करते हुए बोला, हाँ, अब तो इसका भी ओवर प्रोटेक्टिव मोड ऑन हो गया है, मतलब अब जिसने भी तुम्हारे साथ पंगे किए उसके साथ ये दंगे करेगा। अपने बड़े भाई की बात सुनकर नीरव अपनी तिरछी स्माइल के साथ बोला, इसमें कोई शक, और वैसे भी मुझे अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट काफी पसंद है। कुछ दिनों बाद अभी नीरव पूरी तरह से रिकवर हो चुका था और नित्या के साथ उसकी बॉन्डिंग भी काफी अच्छी बन चुकी थी। दोनों साथ मिलकर इतनी ज्यादा शैतानी करते थे कि उनकी वजह से और उन्हें संभालते संभालते श्रेष्ठ खुद पागल हो जाता था। जहां श्रेष्ठ उन दोनों की शैतानियों से तंग आ जाता था, वहीं अनिका जी और दक्ष जी उन दोनों की शैतानी को पूरी तरह से एंजॉय करते थे। जो घर पहले शांत होता था, वही घर अब नित्या के हंसने खिलखिलाने की आवाज से गूंज उठता था। नित्या को उस घर में पूरी छूट मिल चुकी थी। वो वहां जो चाहे वो पहन सकती थी क्योंकि उसके सास ससुर खुद इतने मॉडर्न थे कि उन्होंने नित्या पर कपड़ों के लिए रोक नहीं लगाए। वो जब चाहे तब खा सकती थी, उसके लिए भी उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। वो वहां बहू की तरह नहीं पर एक बेटी की तरह ही रहती थी। वैसे अनिका जी और दक्ष जी ने पहले ही नित्या को उनकी बेटी मान लिया था, पर अब नीरव नित्या के साथ कोई भी ऐसा बिहेव नहीं करता था जिससे नित्या को हर्ट हो।
नीरव ने अपने पास्ट की गलतियों के लिए नित्या से कई बार माफी भी मांगी थी और उसे ये भी बताया था कि शादी वाले दिन उसने झूठ कहा था। उसके किसी भी फ्रेंड ने कोई शर्त नहीं लगाई थी, यहाँ तक कि उसके किसी भी फ्रेंड को नित्या के बारे में पता तक नहीं था। नीरव ने ये सब कुछ एक रीजन की वजह से किया था, जो उसने नित्या को अब तक नहीं बताया था, पर हाँ इतना जरूर कहा था कि वक्त आने पर वो ये बात उसे बताएगा और तब उसका पूरा साथ भी देगा। उसके बाद नित्या ने उसे फोर्स नहीं किया और दिल से उसे माफ कर दिया था। नीरव के दिल में नित्या के लिए कोई नफरत या गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार और परवाह ही थी। जहां नित्या और नीरव की शैतानी बढ़ने लगी थी, वहीं श्रेष्ठ अपनी हर कोशिश कर रहा था उन तीनों को ढूंढने की, पर अब तक उनका कोई भी पता नहीं चला, जिस वजह से श्रेष्ठ का दिमाग खराब होता था। वैसे जब नीरव को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, इसी रात बुआ दादी कुछ काम से अपनी फ्रेंड के घर गई थी और तब से वही थी। आज वो भी उनके फ्रेंड के घर से वापस लौटकर आने वाली थी। अब रही बात हमारे लव बर्ड श्रेष्ठ और नित्या की, तो उनके बीच में जो प्यार था वो और भी ज्यादा बढ़ चुका था। जब भी श्रेष्ठ को वक्त मिलता वो नित्या पर अपना बेपनाह प्यार लुटाता था और अब तो श्रेष्ठ के साथ साथ नित्या को भी उसके श्रेष्ठ की आदत लग चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के बिना एक भी पल रह नहीं पाते थे। अगर नित्या को कुछ तकलीफ होती तो उसका असर श्रेष्ठ पर सबसे ज्यादा होता था। यही नित्या पर भी लागू था। वो दोनों अब एक थे और उनकी सोल, आत्मा भी एक हो चुकी थी। अब आगे। इस वक्त वो सब हॉल में बैठे हुए थे और नित्या श्रेष्ठ के पास उसकी बाहों में उसके सीने पर अपना सिर रखकर बैठी हुई थी। तभी नित्या की नजर नीरव पर पड़ी और नीरव ने भी नित्या को देखा। नित्या को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर नीरव ने उसको कुछ इशारा किया, जिसे देखकर नित्या ने अपना सिर नामे हिलाया तो नीरव नित्या को अपनी आंखें दिखाने लगा। श्रेष्ठ ने जब उन दोनों को देखा उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने उनसे पूछा, क्या हुआ और तुम दोनों के बीच में ये क्या इशारों से बातें हो रही है? अब अनिका जी और दक्ष जी भी उनकी तरफ ही देखने लगे। वही श्रेष्ठ ने नीरव की तरफ देखकर उससे पूछा, तू नित्या को आंखें क्यों दिखा रहा है और ये अपना सिर नामे क्यों हिला रही थी? इस पर दक्ष जी भी उन दोनों को अपनी सवालिया नजरों से देखकर श्रेष्ठ से बोले, हाँ मैंने भी देखा श्रेष्ठ। पक्का कुछ चल रहा है हमारे इन दोनों शैतानों के दिमाग में। अब श्रेष्ठ ने अपनी प्लेन और सीरियस आवाज में उनसे पूछा, तो बच्चों अपनी शैतानी बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि क्या चल रहा है दोनों के दिमाग में। अगर मैंने अपने तरीके से पता लगाया तो दोनों की बहुत बुरी बैंड बजेगी। वो दोनों भी जानते थे कि श्रेष्ठ खाली धमकियां नहीं देता और अभी उसने उन दोनों को वार्न किया, जिसका मतलब था कि अभी उन्हें श्रेष्ठ को सब कुछ सच बताना ही था, वरना श्रेष्ठ उसके कहे मुताबिक अगर खुद से सच का पता लगाता तो फिर उन दोनों को सच में लेने के देने पड़ जाते। श्रेष्ठ की वार्निंग सुनते ही नित्या अपनी थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोली, नहीं श्रेष्ठ, मैं बता रही हूँ। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ अपनी व्यंग भरी आवाज में उससे बोला, हाँ तो बताइए मैडम, आप क्या किसी मुहूर्त का वेट कर रहे हो? उसकी बात सुनते ही नीरव पागलों की तरह हंसने लगा और उसे हंसता हुआ देखकर नित्या चिढ़ते हुए अनिका जी से बोली, माँ पहले इन बंदर को बोलो कि मुझ पर हंसे नहीं, वरना मैं इनका मुंह तोड़ दूंगी। नीरव ने नित्या की बात सुनी तो वो उसकी तरफ ही देखता रहा। वही श्रेष्ठ अभी नित्या को घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, नित्या बिहेव, और वो बड़ा है तुमसे। पहले की बात और थी, पर अभी तुम भैयू बुलाती हो ना उसे, तो ये बंदर क्या है? वैसे नीरव बस नित्या की टांग खींच रहा था और उसे ये पता नहीं था कि श्रेष्ठ इतनी सी बात के लिए नित्या को डांटने लगेगा। श्रेष्ठ की डांट खाकर नित्या का ग्लो करता हुआ चेहरा पूरी तरह से उतर गया। उसका उतरा हुआ फेस देखकर नीरव अपने भाई से बोला, भाई रिलैक्स यार, हम दोनों तो ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं, आप क्यों डांट रहे हो उसे, और गलती मेरी भी है। उसकी बात पर श्रेष्ठ ने अपनी आंखों को रोल किया। वही नीरव नित्या की तरफ देखकर उससे बोला, नित्या कम हियर। नित्या श्रेष्ठ के पास से उठी और नीरव के पास जाकर बैठ गई। अभी उन दोनों में कुछ भी झिझक नहीं थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल थे और श्रेष्ठ को भी इससे प्रॉब्लम नहीं थी। श्रेष्ठ जानता था कि नित्या उसके छोटे भाई के लिए कितनी ज्यादा मैटर करती है और वो इसी वजह से उन दोनों के बीच में नहीं आता था। नित्या नीरव के पास आई, जिसने उसे अपनी बाहों में लिया और श्रेष्ठ को घूरने के बाद नित्या को प्यार से समझाते हुए उससे बोला, डोंट बी सैड, हम ये तुम्हारे पति और मेरे भाई आजकल अपनी बॉसगिरी हम दोनों पर भी दिखाने लगे हैं, पर तुम टेंशन मत लो, एक बार हमारे बड़े भाई मतलब संकल्प भाई को आने दो, फिर उनसे हम इनकी कंप्लेंट करेंगे। अब नित्या नीरव की तरफ देखने लगी, जो अपने बड़े भाई को अपना लुक देकर बोला, उनके आगे तो इनकी भी कुछ नहीं चलेगी।
जब श्रेष्ठ ने नीरव की बात सुनी वो अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़ते हुए बोला, सुना मैंने और मैं भाई से नहीं डरता। अगर उन दोनों को तुम्हारी दिन ब दिन बढ़ती शैतानियों के बारे में पता चला ना तो देखना वो भी तुम्हें ऐसे ही डांटेंगे जैसे मैं डांट रहा हूं। श्रेष्ठ की ये बात सुनकर नित्या दक्ष जी को अपनी पपी डॉग वाली आंखें दिखाने लगी। अब उसकी प्यारी सी आंखें देखकर वो भला कैसे नहीं पिघलते। उन्होंने श्रेष्ठ की तरफ देखा और बोले, बस कर यार, आज के लिए बहुत हो गया, अब और कितना डांटेगा बच्चों को। दक्ष जी की बात सुनकर वो दोनों श्रेष्ठ को अपनी शैतानी स्माइल देने लगे। तो वही श्रेष्ठ उन दोनों को घूरकर अपने डैड से बोला, डैड आपके ये दोनों बिगैल बच्चे मेरी नाक में दम करके रखते हैं। उसकी बात सुनकर नित्या ने अपना पाउट बनाया, पर इस बार श्रेष्ठ उसके पाउट के चक्कर में नहीं फंसा। वो उन दोनों की तरफ देखकर उन्हें वार्न करते हुए बोला, कल से तुम दोनों कॉलेज जा रहे हो और नीरव अब अगर मुझे कॉलेज से तेरी कंप्लेंट आई तो देख लेना। इस पर नीरव श्रेष्ठ को अपनी नोटी सी स्माइल देते हुए बोला, नहीं भाई, अब से मेरे साथ इस मंकी की भी कंप्लेंट आएगी, डोंट वरी। इतना कहकर उसने नित्या को हाई फाइव दिया और अगले ही पल वो दोनों हंसने लगे। उनको हंसता हुआ देख श्रेष्ठ अपने डैड से बोला, ये देखो डैड इनको, और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं इनको डांटू ना। अगर सही समय पर इन्हें संभाला नहीं तो ये शैतान के बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। जब नित्या ने श्रेष्ठ की बात सुनी वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, हो श्रेष्ठ, कुछ तो शर्म करिए, आप पापा को शैतान कैसे बोल सकते हो। अब श्रेष्ठ पूरी तरह से चौंक गया और वो लोग भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नित्या को देख रहे थे। तभी श्रेष्ठ नित्या को घूरते हुए अपनी थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, व्हाट द हेल नित्या। उसकी ऊंची आवाज सुनकर नित्या एकदम से कांप गई और उसने डर की वजह से नीरव की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। नित्या को ऐसे देखकर नीरव ने झट से उसे हक किया ताकि वो नित्या को श्रेष्ठ की खा जाने वाली नजरों से बचा पाए। नीरव अपने भाई की तरफ देखकर बोला, भाई, जब आप जानते हो कि इसे आपकी ऊंची आवाज से डर लगता है तो क्यों चिल्लाते हो इस मासूम पर। श्रेष्ठ ने बस अपनी आईब्रोज ऊपर उठाए, वही नीरव ने नित्या की तरफ देखा और बहुत ही धीरे से उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई। नीरव की चपत खाकर नित्या ने भी अपना प्यारा सा मुंह बनाया और नीरव ने नित्या से पूछा, ये क्या था और नॉटी मंकी तुमने पापा को शैतान क्यों बोला। श्रेष्ठ ने भी अपनी प्लेन आवाज में पूछा, बताओ। इस पर नित्या अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, अरे अभी तो आपने बोला कि हम शैतान के बच्चे हैं एंड अकॉर्डिंग टू मी एंड भैयू नीरव हम दोनों पापा के बच्चे हैं, तो आपने पापा को ही शैतान बोला। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ की आंखें बस बाहर ही आ गई और वो अपनी बीवी की तरफ देखने लगा जो एक टाइम पर बहुत मासूम थी पर आज वो इतनी शरारती हो चुकी थी कि उसकी नॉटीनेस की कोई लिमिट ही नहीं थी। इस पर उसे अब नीरव का फुल सपोर्ट मिल रहा था तो वो और भी ज्यादा शैतान बन रही थी। जब उन लोगों ने नित्या की बात सुनी नीरव भी अपना सिर हिलाकर नित्या को सपोर्ट करते हुए बोला, पॉइंट तो है। नित्या ने अपनी चमकती हुई आंखों से नीरव की तरफ देखा और बोली, है ना भैयू। नीरव ने एक बार फिर से हाँ में जवाब दिया और वो दोनों फिर हंसने लगे। श्रेष्ठ ने जब नित्या को हंसते हुए देखा वो अपने मन ही मन बोला, हंस लो बेटा, मैं तो तुम्हें रूम में बताऊंगा कि अपने पति पर हंसने की क्या सजा होती है। वैसे सीनियर अग्निवंशी कपल उन लोगों को देखकर खुश थे। तभी दक्ष जी उन दोनों शैतानों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोले, बच्चों बस बहुत हो गई मस्ती और श्रेष्ठ को चिढ़ाना, अगर ये चिढ़ गया तो फिर मैं भी तुम दोनों को नहीं बचा पाऊंगा और तुम्हारी माँ तो अपने बेटे के ही साइड रहेगी। इस पर अनिका जी अपने लाडले श्रेष्ठ को सपोर्ट करते हुए बोली, हाँ तो कोई तो उसकी तरफ होना चाहिए ना। अनिका जी की बात सुनकर उन दोनों ने अपना मुंह फुला लिया और अगले ही पल वो दोनों अनिका जी से शिकायत करने लगे कि वो उन दोनों से ज्यादा प्यार श्रेष्ठ से करती है। इससे पहले अनिका जी या दक्ष जी कुछ बोलते, श्रेष्ठ उन दोनों बढ़ते बच्चों को घूरते हुए बोला, इनफ नाउ। अब वो दोनों एकदम चुप हो गए, जिसे देखकर सीनियर कपल की हंसी छूट गई। वही श्रेष्ठ ने उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, नीरव, नित्या बोलो क्या चल रहा है तुम दोनों के दिमाग में। जैसे ही नित्या ने श्रेष्ठ का सवाल सुना वो डर गई और डर की वजह से उसकी बॉडी थोड़ी अकड़ सी गई। अभी वो नीरव की बाहों में थी जिस वजह से नीरव को ये महसूस हो रहा था और वो ये भी समझ रहा था कि नित्या क्यों ऐसे कर रही थी। नीरव ने नित्या की पीठ को रब किया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, नित्या डरो मत, मैं हूं ना, और वैसे भी अभी अगर तुम डर गई तो आगे कुछ नहीं कर पाओगी, तो हिम्मत करो और बोलो।
नित्या ने फिर से नीरव की तरफ देखा और उसके डर को महसूस करते हुए नीरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसके माथे पर किस किया, जो अभी उनके लिए कॉमन हो गया था। जब श्रेष्ठ और उसके पेरेंट्स ने नीरव का ये जेस्चर देखा, उसे नित्या को कंफर्ट देते हुए देखा, उनके होठों पर स्माइल आई। नित्या ने एक गहरी सांस भरी और फिर श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, श्रेष्ठ मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी। अब श्रेष्ठ के फेस एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गए, जिसे देखकर ही नित्या को डर लगने लगा, पर नीरव ने नित्या का हाथ पकड़ रखा था और उसे हौसला दे रहा था। श्रेष्ठ ने अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए नित्या से पूछा, किस चीज की? नित्या को पता नहीं था कि वो श्रेष्ठ से क्या बोले और कैसे बोले, पर उसने अपनी हिम्मत की और बोली, मुझे काम करना है। श्रेष्ठ ने जब नित्या की बात सुनी उसे उसके कानों पर यकीन नहीं हुआ, तो उसने कंफर्मेशन के लिए फिर से नित्या से पूछा, काम मतलब यू मीन टू से वर्क? नित्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बोली, हम। अब श्रेष्ठ की आंखें गहरी हो गई और उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए। श्रेष्ठ अपनी एकदम प्लेन और डोमिनेटिंग आवाज में नित्या से बोला, कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें वर्क क्यों करना है? अभी तुम्हारी स्टडी चल रही है और तुम छोटी हो, तो ऐसे में मैं तुम्हें बाहर वर्क करने की परमिशन नहीं दूंगा। अभी श्रेष्ठ बोल रहा था और बाकी सब सुन रहे थे। नित्या और नीरव का चेहरा उतर सा गया था, तो वही उनके पेरेंट्स के चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन थे। इससे पहले नित्या कुछ कहती श्रेष्ठ उसे चुप कराते हुए आगे बोला, हाँ अगर तुम फिर भी वर्क करना चाहती हो तो फिर हमारे ऑफिस में कर सकती हो अंडरस्को। ऑफिस और बिजनेस का नाम सुनते ही नित्या ने अपना मुंह फुलाया और वो अपनी चिड़ी हुई आवाज में अपने पति से बोली, नहीं, मुझे बिजनेस में कुछ नहीं करना, मुझे अपना कुछ करना है। अब श्रेष्ठ बस एकटक उसकी तरफ ही देख रहा था और उसकी इंटेंस नजरों को अपने ऊपर महसूस करके नित्या घबरा रही थी। जब दक्ष जी ने नित्या को डरते हुए देखा, वो उसे हिम्मत देते हुए बोले, क्या करना है बेटा, तुम हमें बिना डरे खुलकर बताओ और अगर हमें तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा और वो तुम्हारे लिए सही रहा तो हम तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। नित्या ने अपना मुंह खोला और बोली, वो अंडरस्को, पर बेचारी को श्रेष्ठ की नजरों से इतना डर लग रहा था कि उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली, जिसे देखकर नीरव नित्या को आगे बोलने के लिए फोर्स करते हुए बोला, नित्या बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। नित्या को भी पता था कि आज अगर उसने अपना मुंह नहीं खोला और कुछ नहीं बोली तो वो कभी अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाएगी, खुद के लिए कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। वो जानती थी कि श्रेष्ठ उसे डांट रहा था क्योंकि श्रेष्ठ को नित्या की चिंता थी, यहाँ सबसे ज्यादा उसे ही नित्या की फिक्र थी और इसी वजह से वो बात बात पर उसे डांटते, उस पर चिल्लाते रहता था। श्रेष्ठ उसे डांटता था पर उसकी डांट में भी नित्या के लिए उसका प्यार और परवाह छिपी हुई थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी सब नित्या से प्यार नहीं करते थे। अब वहां सब नित्या पर अपनी जान छिड़कते थे और इसी वजह नित्या जानती थी कि वो लोग उसे सपोर्ट भी करेंगे, बस उसे अपने लिए स्टैंड लेना था। नित्या ने डर की वजह से नीरव का हाथ कसके पकड़ा, जिस वजह से नित्या के नाखून अभी नीरव की स्किन के अंदर घुस रहे थे, पर नीरव को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो नित्या को अपने सीने से लगाए बैठा था और उसके मुंह से एक उफ तक नहीं निकल रही थी, पर वो बार बार नित्या को इनकरेज कर रहा था। नित्या ने अपनी आस भरी आंखों से श्रेष्ठ और उसके पेरेंट्स की तरफ देखा और बोली, माँ, पापा, श्रेष्ठ, मुझे खुद का कैफे प्लस छोटी सी बेकरी ओपन करनी है। उन तीनों ने नित्या की बात सुनी और अभी उनके एक्सप्रेशन एकदम प्लेन थे, जिस वजह से नित्या कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। इससे पहले उन तीनों में से कोई कुछ बोलता, नित्या उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज मुझे मना मत करिए, ये मेरा ड्रीम है और भैयू ने बोला कि वो इसमें मेरा साथ देंगे, तो हम दोनों ये पार्टनरशिप में करना चाहते हैं। श्रेष्ठ ने जब नीरव के पार्टनरशिप की बात सुनी, उसने अपनी प्लेन आवाज में नीरव से पूछा, तुझे बिजनेस ज्वाइन नहीं करना नीरव? अपने भाई के इस सवाल पर नीरव ने झट से अपना सिर हिलाया और उसे अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए बोला, भाई मुझे कुछ टाइम तक नित्या के साथ कैफे में वर्क करने दो ना, जब तक इसका कैफे पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाता, फिर मैं बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा, पक्का। जब दक्ष जी ने नीरव और नित्या की बात सुनी, वो उन दोनों से काफी इम्प्रेस हुए और अपने बड़े बेटे से बोले, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है श्रेष्ठ, और वैसे भी नित्या को खुद से कुछ करना है, ये बहुत अच्छी बात है। अब अनिका जी भी अपने पति को सपोर्ट करते हुए नित्या की तरफ देखकर उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। उनकी इस बात ने नित्या का डर थोड़ा कम कर दिया और वो अनिका जी को अपनी क्यूट सी शक्ल दिखाते हुए बोली, थैंक यू माँ, पर आप श्रेष्ठ से बोलिए ना कि मान जाए। श्रेष्ठ ने अपने भाई और बीवी की तरफ देखा और अपनी ब्लैंक आवाज में बोला,
मैं सिर्फ एक ही शर्त पर परमिशन दूंगा नित्या। अब नित्या कंफ्यूज हुई और उसने श्रेष्ठ से पूछा, कैसी शर्त? जहां नित्या श्रेष्ठ की तरफ देख रही थी, वही नीरव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यार अब ये भाई कोई ऐसी वैसी डिफिकल्ट शर्त ना रख दे। हम दोनों ने कितना कुछ सोचकर रखा है कैफे के लिए। अगर भाई ने कोई इम्पॉसिबल वाली शर्त रखी जिसे नित्या पूरी ना कर पाए, तो हमारे कैफे के सपने पानी में जाएंगे। तभी अचानक से श्रेष्ठ के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आई और वो उन दोनों की तरफ देखकर उनसे बोला, नित्या मेरी शर्त है कि तुम दोनों के कैफे का तीसरा पार्टनर मैं बनूंगा एंड कैफे यही आस पास ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दूर जाने की परमिशन नहीं दूंगा। वैसे उन दोनों को श्रेष्ठ के उनके पार्टनर बनने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब नित्या ने उसके बाद आगे सुना तो उसका मुंह बन गया। नित्या ने झट से अपना सिर ना में हिलाया और श्रेष्ठ से बोली, नहीं ऐसा नहीं होगा ना श्रेष्ठ, और यहाँ कैसे कैफे स्टार्ट करोगी? यहाँ तो सब हाई क्लास लोगों के बड़े बड़े बंगले ही है। मुझे हमारी कॉलेज के रास्ते में अपनी कैफे ओपन करनी है, क्योंकि वहाँ वो चलेगी भी। दक्ष जी ने भी नित्या की बातों पर गौर किया और फिर श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोले, आई थिंक नित्या इज राइट श्रेष्ठ। दक्ष जी की बात सुनकर जहां उन दोनों की आंखें चमक उठी, वही श्रेष्ठ उसके डैड की तरफ देखकर बोला, पर डैड अंडरस्को। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता नीरव उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, भाई आप चिंता मत करो यार, मैं जानता हूं आपको इसकी सेफ्टी की चिंता है, तो मैं रहूंगा ना इसके साथ, और वैसे ये खुद भी शेरनी है और अब तो इसकी ताकत भी बढ़ चुकी है। आप इसे एक चांस तो दो यार, प्लीज ना। इस पर दक्ष जी भी अपने बड़े बेटे को समझाते हुए बोले, हाँ, और बीच बीच में एक दो चक्कर में और अनु भी लगाया करेंगे। श्रेष्ठ के दिमाग में अभी बहुत सारे सवाल थे और उससे भी ज्यादा उसके दिल में एक डर था। वो किसी भी कीमत पर नित्या को खोना नहीं चाहता था। श्रेष्ठ की चिंता और उसका डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था और वो लोग ये देख पा रहे थे। जब नित्या ने बुआ दादी की तरफ देखा, उसके चेहरे पर शैतानी एक्सप्रेशन आए और वो धीरे से नीरव के कान में बोली, भैयू देखो इनकी कैसी जल रही है, मजा आ रहा है ना? नीरव ने भी एक नजर उनकी तरफ देखा, जो गुस्से की वजह से पूरी तिलमिला सी गई थी। नीरव भी उनके मजे लेते हुए नित्या से बोला, हाँ बहुत, अब ये यही है तो रोज मजा आएगा, बहुत मस्ती करेंगे हम और इनका सिर दर्द भी बढ़ाएंगे। अचानक से नित्या को कुछ याद आया, जिस वजह से उसकी आंखें चमक उठी। उसने नीरव का हाथ पकड़ा और उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, भैयू मुझे अभी पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, आपके भाई मुझे नहीं लेकर जाएंगे, उनकी एक मीटिंग है, तो आप चलो ना प्लीज। अब नित्या उससे इतने प्यार से कोई रिक्वेस्ट कर रही थी तो वो उसकी रिक्वेस्ट कैसे नहीं मानता। नीरव ने अपना सिर हिलाया और बोला, पानी पूरी, अच्छा चलो होटल चलते हैं। होटल का नाम सुनते ही नित्या अपनी नाक सिकुड़ने लगी और अपना मुंह फुलाकर बोली, ना भैयू होटल नहीं, वहां की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता, उल्टा बहुत ज्यादा महंगा होता है। अब नीरव की आंखें सिकुड़ गई और नित्या उसे अपनी पपी डॉग आइज दिखाते हुए बोली, हम स्ट्रीट वाली खाने चलते हैं ना प्लीज, चलिए ना प्लीज। नीरव उससे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी श्रेष्ठ उन दोनों की तरफ देखकर बोला, क्या खिचड़ी पक रही है वहां? नीरव ने एक नज़र नित्या को देखा और फिर अपने भाई के सवाल का जवाब देते हुए बोला, भाई इसे पानी पूरी खाने जाना है, तो ये मैडम मुझे बटरिंग कर रही थी क्योंकि आप तो जाओगे नहीं। अपने भाई की बात सुनकर श्रेष्ठ अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे अभी एक मीटिंग अटेंड करनी है, तू लेकर जा इसे किसी अच्छे होटल में। उसके मुंह से होटल सुनकर फिर से नित्या का मुंह बन गया, जिसे देखकर नीरव श्रेष्ठ से बोला, भाई होटल नहीं, स्ट्रीट वाली। अब श्रेष्ठ की आंखें सर्द हो गई और इससे पहले वो उन दोनों को मना करता, नित्या उसे मनाने के लिए उसकी तरफ देखकर अपनी पलकों को झपकाते हुए बोली, प्लीज श्रेष्ठ, प्लीज प्रिटी प्लीज। श्रेष्ठ अब उसकी प्यारी बीवी की ख्वाहिश कैसे पूरी ना करता। अब उसने भी नित्या के आगे हार मानकर अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और बोला, ओके जाओ, पर सिर्फ एक प्लेट। नित्या का एक प्लेट से तो कुछ नहीं होने वाला था, पर उसने अपने खड़ूस पति के सामने बस अपना सिर हिलाया। अगर वो ऐसा नहीं करती तो श्रेष्ठ उसे जाने भी नहीं देता। श्रेष्ठ शायद नित्या की चालाकियों से वाकिफ था, जिस वजह से वो अपने भाई की तरफ देखकर उसे वार्न करते हुए बोला, नीरव अगर तूने इसे एक प्लेट से ऊपर खिलाया और उससे इसका पेट खराब हुआ तो तू गया, इसको तो सजा मिलेगी, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब नित्या की आंखें फटी की फटी और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वही नीरव ने अपना सिर हिलाया और नित्या की तरफ देखने के बाद श्रेष्ठ से बोला, भाई आप चिंता मत करो यार, मैं ध्यान रखूंगा।
श्रेष्ठ ने तो अपना सिर हिलाया, पर तभी बुआ दादी अपनी नफरत भरी नजरों से नित्या को घूरते हुए बोली, वाह, मतलब पति के होते हुए ये उसके साथ जाएगी अंडरस्को। अब नित्या को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो अपनी तेज आंखों से ही बुआ दादी को घूरते हुए बोली, आप बीच बीच में अपनी टांग अड़ाना बंद कब करेगी? वैसे भी पति मेरा, देवर मेरा और ये फैमिली भी मेरी, तो मुझे जिसके साथ जाने का मन करेगा मैं उसके साथ जाऊंगी। अब तो बुआ दादी को और भी ज्यादा इंसल्टिंग फील हुआ और वो गुस्से में अपने दांत पिसते हुए नित्या से बोली, मुंहफट लड़की। अब नित्या के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आई और वो बिना किसी शर्म के बुआ दादी से बोली, वो तो मैं हूं। नित्या ने नीरव की तरफ देखा और अपनी थोड़ी सी चिड़ी हुई आवाज में नीरव से बोली, आप चलो वरना मैं आपको खिंचकर लेकर जाऊंगी। वो लोग नित्या के गुस्से को समझ रहे थे और वैसे भी बुआ दादी नित्या को सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, जिस वजह से नित्या को बहुत बुरा लगता था। अब भी उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो यहाँ किस पर अपना गुस्सा निकालती, जिस वजह से वो चिढ़ गई। नीरव ने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ अंडरस्को। श्रेष्ठ नीरव की बात काटकर उससे बोला, नीरव एक काम कर, तू इसके साथ जा ही रहा है तो इसे लेकर मॉल जा और इसकी शॉपिंग करा दे, क्योंकि कल से कॉलेज जाना है। नीरव ने अपने भाई की बात मानी और बोला, ओके भाई। श्रेष्ठ ने उसके वॉलेट से उसका कार्ड निकाला और वो कार्ड नीरव को देते हुए बोला, ये ले। नीरव ने श्रेष्ठ के कार्ड की तरफ देखा और फिर अपना सिर नामे हिलाकर बोला, भाई रहने दो, मेरे पास है मेरा वाला, और वैसे भी मेरा क्या ऐसे ही शो ऑफ के लिए रहेगा? उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ के होठों पर दबी हुई मुस्कान आई। वही नित्या बस उनकी बातें खत्म होने का इंतजार कर रही थी। बुआ दादी की नजर श्रेष्ठ के कार्ड पर थी और उनकी आंखों में पैसे की चमक दिख रही थी। श्रेष्ठ ने अपने छोटे भाई की बात सुनी और अपने बीवी की तरफ देखने के बाद अपने भाई से बोला, हम और हाँ ये ना बहुत नखरे करेगी, स्पेशली प्राइज को लेकर तो ध्यान रखना। अब नीरव ने भी नित्या की तरफ देखा, जिसने श्रेष्ठ की बात सुनकर अपना मुंह फुलाया था। नीरव श्रेष्ठ को तसल्ली दिलाते हुए बोला, भाई आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी मीटिंग पर ध्यान दो, इस मनकी को तो मैं संभाल लूंगा। नीरव नित्या की तरफ देखकर बोला, नित्या जाओ रेडी होकर आओ। नित्या ने एक नजर अपनी तरफ देखा। उसने इस वक्त श्रेष्ठ की ओवरसाइज हुडी और जीन्स पहना था। साथ में उसने अपने बालों में मेसी जुड़ा बनाया था, जिससे उसके कुछ बाल आगे आ रहे थे और उसमें वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अपना हुलिया देखकर नित्या अपना प्यारा सा पाउट बनाकर नीरव से बोली, अरे ऐसे ही चलो, मुझे अभी रेडी होने में आलस आ रहा है। उसके पाउट को देखकर श्रेष्ठ को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, तो वही नीरव नित्या को गालों को पकड़कर उन्हें पिंच करते हुए बोला, जो हुकुम रानी सा। अगले ही पल वो नीरव के पीछे से सोफे पर चढ़ गई और उसे देखकर श्रेष्ठ ने अपनी प्लेन आवाज में उससे पूछा, अब सोफे पर क्यों चढ़ रही हो? नीचे उतरो, गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी नित्या। नित्या ने श्रेष्ठ की बात नहीं सुनी और वो नीरव को अपनी पपी डॉग वाली आंखें दिखाते हुए बोली, पिग्गी बैक राइड। नीरव ने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप नित्या के आगे उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो गया। अगले ही पल नित्या उसकी पीठ पर चढ़ गई और नीरव ने भी नित्या को संभाल लिया ताकि वो गिरे नहीं। श्रेष्ठ नीरव की तरफ देखकर बोला, नीरव सच में इसे तू बिगाड़ रहा है अंडरस्को। नीरव अपने भाई की बात को बीच में है रोकते हुए बोला, तो बिगाड़ने दो ना, आप हमारे मामले में मत बोलो, आपका कोई हक नहीं है। अब नित्या श्रेष्ठ की तरफ देखकर उसे अपनी जुबान दिखाकर चिढ़ाने लगी। वही श्रेष्ठ नीरव के आगे अपने हाथों को खड़ा करके खुद को सरेंडर करते हुए उन दोनों से बोला, सॉरी छोटे और उसका मन की, अभी जाओ और ध्यान से जाना, मुझे दोनों ठीक चाहिए तो अपना ध्यान रखना। नीरव ने बस हामी भरी और नित्या अपने पति के साथ अपने सास ससुर को अपना हाथ दिखाते हुए अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, बाय बाय। इसी के साथ वो दोनों शैतान वहां से चले गए और उन्हें देखकर बुआ दादी को जैसे 440 वोल्ट का झटका ही लगा था। श्रेष्ठ ने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और बोला, मॉम डैड, मुझे भी अभी निकलना होगा। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया और श्रेष्ठ भी वहां से निकल गया। अब वहां पर सीनियर अग्निवंशी कपल और बुआ दादी ही मौजूद थी। बुआ दादी उन दोनों की तरफ देखकर उनको नित्या के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हुए बोली, मैं बता रही हूं तुम दोनों को कि उस लड़की का नीरव के साथ इतना चिपकना ठीक नहीं है। अब तो उन दोनों की भी बर्दाश्त की सीमा क्रॉस हो चुकी थी और उन्हें भी काफी गुस्सा आ रहा था। अब अनिका जी अपनी रूड और प्लेन आवाज में उन्हें वार्न करते हुए बोली,
देखिए बुआ जी, मैं आपको एक आखिरी बार वार्न कर रही हूँ कि आप मेरे बच्चों के बीच में ना ही बोले तो ठीक रहेगा, और अगर आपको उन दोनों के क्लोज रहने से इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। मुझे या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनिका जी ने अपने पति की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, क्यों दक्ष, मैंने ठीक कहा ना? इस पर दक्ष जी भी अपनी बीवी का साथ देते हुए बोले, हाँ बिल्कुल। बुआ जी को आज शौक पर शौक मिल रहे थे, जिनमें से एक ये भी था। नित्या और नीरव के पास होने से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये देखकर बुआ दादी का दिमाग खराब हो गया और वो अपनी जहर घुली हुई आवाज में उन दोनों से बोली, वो लड़की एक दिन इस घर को बर्बाद कर देगी, पर मुझे क्या। इसी के साथ वो वहां से गेस्ट रूम में चली गई। उनके जाने के बाद दक्ष जी ने धीरे से उनकी बीवी का हाथ पकड़ा और बोले, अनु तुम खुश हो ना? अभी हमारे बच्चे स्पेशली नित्या बहुत ज्यादा खुश रहने लगी है। दक्ष जी की बात सुनकर अचानक से अनिका जी की आंखों में नमी तैर गई और वो उन्हें अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, हाँ दक्ष, दिन भर उन दोनों नीरव और नित्या की शैतानी चलती है। पूरा घर उनके हंसने खिलखिलाने की आवाजों से गूंजता है। अचानक से उनके एक्सप्रेशन चेंज हुए और वो कहीं खोते हुए अपनी ब्लैंक आवाज में बोली, एक टाइम था जब यहाँ सिर्फ सन्नाटा था, पर नित्या के आते ही हमारे घर में असली रौनक आ गई और हमारा घर चहक उठा। दक्ष जी भी अपनी बीवी की बातों से सहमत थे, पर तभी उन्हें कुछ याद आया, जिसके बाद वो और भी ज्यादा खुश होते हुए बोले, ये कुछ भी नहीं अनु, अब एक हफ्ता रुको और फिर देखो कि हमारे घर में रोज तूफान आएगा, क्योंकि फिर सिर्फ वो दोनों नहीं तीनों होंगे जो यहाँ अपनी शैतानियों से भूकंप मचाएंगे। दक्ष जी भी बात सुनकर तो अनिका जी भी हंस पड़ी और उनकी तरफ देखकर बोली, हाँ फिर रियान भी उन दोनों की शैतानियों में उनका साथ देगा और तब श्रेष्ठ को संभालना मुश्किल हो जाएगा। दक्ष जी ड्रामेटिकली अपनी डरी हुई शक्ल बनाकर बोले, बेचारे मेरे बच्चे, कहीं तुम्हारा वो खडूस बेटा श्रेष्ठ मेरे बच्चों को कच्चा ही ना खा जाए। उनकी बात सुनते हैं अनिका जी दक्ष जी तरफ देखने लगी और अगले हैं पल उनके साथ हंसते हुए बोली, ये हो सकता है पर डोंट वरी दक्ष, वो दोनों काफी चालक हैं और अब तो वो तीनों शेखावत ब्रदर्स भी आ जाएंगे तो फिर वो संभाल लेंगे सब। रात का वक्त अभी श्रेष्ठ और नित्या उनके रूम में थे और उनका डिनर भी हो चुका था। जहां श्रेष्ठ उसके फाइलों में लगा हुआ था, वहीं नित्या वॉशरूम में थी। कुछ पलों बाद नित्या शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर आई, जिसकी आहट महसूस करके श्रेष्ठ ने उन फाइलों पर से अपना ध्यान हटाया और आगे नित्या की तरफ देखा। नित्या को देखते ही श्रेष्ठ सांसें लेना भूल गया, क्योंकि उसकी बीवी अभी काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। नित्या ने अभी शॉवर लिया थी, जिस वजह से उसकी बॉडी गीली थी और लाइट की वजह से पानी की बूंदें उसकी बॉडी पर डायमंड की तरह चमक रही थी। उस पर नित्या ने अभी डार्क रेड कलर की नाइटी पहनी थी जो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट थी, जिसे देखकर ही श्रेष्ठ का गला सूखने लगा और उसे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। श्रेष्ठ अपनी जगह पर से उठा और धीरे धीरे किसी शिकारी की तरफ नित्या की तरफ बढ़ते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, क्या कर रही हो शुगर? उसका सवाल सुनकर नित्या पूरी तरह से कंफ्यूज हुई और फिर क्लूलेस होकर उसकी तरफ देखकर उससे पूछने लगी, मैंने क्या किया श्रेष्ठ? श्रेष्ठ नित्या के पास आया और उसकी नजर नित्या के अपर पोर्शन पर पड़ी, जिसे देखकर बेचारे श्रेष्ठ को एस बड़ी ई में पसीने छूटने लगे। श्रेष्ठ ने बहुत ही धीरे से नित्या का गला पकड़ा और उसे अपने चेहरे के बेहद करीब लाते हुए उसकी आंखों में देखकर अपनी भयानक आवाज में बोला, जानकर अनजान बन रही हो, नॉट बैड शुगर, पर अभी तुमने ये जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। वैसे इतने दिनों में नित्या को ये तो पता चल गया था कि बेड पर श्रेष्ठ पूरी तरह से डोमिनेटिंग हो जाता है और तब उसे कंट्रोल करना मतलब भूखे शेर को कंट्रोल करने जितना मुश्किल होता है। श्रेष्ठ की हरकतें देखकर ही नित्या को ये समझ में आ रहा था कि वो अपना कंट्रोल खो रहा है, पर वो फिर भी अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर श्रेष्ठ से बोली, अरे आप ये क्या कह रहे हो और मैंने क्या किया है ये तो बताइए पहले। श्रेष्ठ अपनी गहरी आंखों से उसे घूरते हुए बोला, डोंट यू नो कि तुमने क्या किया? लेट मी टेल यू। इतना कहकर उसने नित्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने हार्डनेस पर रखा। जैसे ही नित्या ने ये फील किया, उसकी आंखें शॉक की वजह से जैसे बाहर ही आ गई और वो अपनी नर्वस स्माइल के साथ उसे ही देखने लगी। श्रेष्ठ नित्या की तरफ देखकर अपनी हंसकी आवाज में बोला, देखो ये किया तुमने, अभी तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए ना, क्योंकि तुम अपने पति को तड़पा रही हो शुगर। अभी नित्या को श्रेष्ठ की आंखों में प्यार के साथ साथ जरूरत भी नजर आ रही थी। उसे अभी नित्या की जरूरत थी और नित्या बिना अपने पति की नीड पूरी करे कैसे रह सकती थी।
वैसे भी श्रेष्ठ अग्निवंशी वन वुमन मैन था और वो उसकी बीवी के अलावा किसी भी लेडी को उस नजरों से नहीं देखता जैसे वो नित्या को देखता था। नित्या को श्रेष्ठ की ये बात पता थी और इसके लिए वो उसके भगवान जी को जितनी बार भी थैंक यू बोले वो उसके लिए कम ही था। नित्या उसके ख्यालों में खोई हुई ही थी कि तभी उसे उसकी गर्दन पर श्रेष्ठ के गर्म होंठ महसूस हुए, जिसकी वजह से उसने झट से अपनी आंखें बंद की और उसके हब्बी के स्वीट टॉर्चर को फील करने लगी जो श्रेष्ठ अभी उसकी गर्दन पर कर रहा था। अचानक से श्रेष्ठ की डीप आवाज नित्या के कानों में गूंजी, आई विल मेक यू रिग्रेट फॉर वेयरिंग दिस फर्गर नाइटी शुगर। यू विल गोइंग टू रिमेंबर दिस नाइट फॉर श्योर एंड आई विल मेक श्योर ऑफ इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।